So good morning, friends. Once again, this is Professor Vikas Jain from SIRT College, भोपाल। दोस्तों, एक बहुत लंबे गैप के बाद फिर से आपके साथ कुछ इंटरेक्टिव लर्निंग के साथ मिल रहे हैं एंड होप कि पिछले सभी वीडियोस आपने जो पढ़े हैं वो आपको पूरी तरह से क्लियर होंगे। आप सभी ने उनको पूरा यूटिलाइज किया होगा क्योंकि जो भी आपके लिए है, क्यों ना जो अवेलेबल है उसे पूरा यूज किया जाए ताकि हम सभी की मेहनत आपको वो बेनिफिट दे सके जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड होप कि हम आपकी पूरी हेल्प कर पा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने भेजा है कि सर मेक द वीडियोस दोज आर बेस्ड ऑन सम ग्रामर, क्योंकि नो डाउट कि जो अ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ग्रामर को लेके बहुत सारी कॉन्शियसनेस होती है कि वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज वी आर नॉट गुड एट ग्रामर। तो दोस्त, बोलना और ग्रामर से बहुत ज्यादा सीधा संबंध नहीं होता है, बट यस, यदि आपकी डिमांड आई है तो इट्स माय ड्यूटी टू कैटर इट। दोस्तों, आज हम वॉइस से जुड़ा हुआ वीडियो ले रहे हैं। हमने वॉइस के पार्ट 1 में वॉइस क्या होता है ये डिस्कस किया था, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचाने जाते हैं ये भी डिस्कस किया था। तो आज उसी को हम थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। होप कि आप सभी लोगों से बेनिफिट होंगे। तो इसके पहले कि हम आगे चलें, क्यों ना आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न केवल इंग्लिश बल्कि बाकी सब्जेक्ट से जुड़े हुए वीडियोस भी आपके पास तक पहुंच सकें और हम उन्हें आपको हेल्प कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। वॉइसेस। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस कि वॉइस क्या होते हैं और बेसिकली वॉइस का पर्पस क्या है, इन्हें यूज करने का, हम उन्हें कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उन्हें लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, वॉइस माने वाच्य, और वाच्य का अर्थ होता है जहां पर किसी बात को कर्ता प्रधान बनाया जा रहा है या कर्म प्रधान बनाया जा रहा है। कर्ता प्रधान माने जहां पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेंटेंस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। और डिटेल के लिए नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है, आप उससे हमारी डिस्क्रिप्शन को देखकर या हमारे बाकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जहां पर सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, और जहां पर ऑब्जेक्ट फोकस ज्यादा है दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जैसे हम कहें मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर जो एक्टिव पोजीशन है वो किसकी है? मेरी, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन यदि हम कहें कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, माने मैं नहीं कर रहा, मुझे तो पढ़ाया जा रहा है, तो मैं कौन हो गया अब यहाँ पर? आई एम ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आई सब्जेक्ट था, इसको ज्यादा फोकस किया गया था, लेकिन मुझे पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर हमें सुनने में आता है कि सर ऐसा सेंटेंस कौन बोलता है? तो यही तो है लैंग्वेज का खेल कि आप किस चीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता और आप वैसे वॉइस में ही बनाते हैं। जैसे हमने कहा मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे आपने कुछ किया क्या? करने वाला, ट्रांसफर करने वाला तो कोई और था, लेकिन आपने कहा कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मीन्स मैं तो ऑब्जेक्ट था, करने वाला कोई और था, लेकिन मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा ट्रांसफर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सब्जेक्ट नहीं हूँ। अब ऐसे ही सेंटेंस कहलाते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर? अब एक्टिव और पैसिव में कैसे फर्क करें, क्या करें? तो इसके लिए सिंपल सा है, जहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेशन है या जहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है दैट इज सब एक्टिव, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है दैट इज पैसिव। इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है ये।
ठीक है। अब आते हैं हम अ, बनाना कैसे है, क्योंकि एसएससी, बैंक्स, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फिर जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बाकी के बचे हुए, उनमें जहाँ पर इंग्लिश आती है वहाँ पर वॉइस नरेशन इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, प्रीपोजिशन का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए हमने आपको बहुत सारे वीडियो पहले बनाए हुए हैं रिलेटेड टू ग्रामर। क्लियर? अब प्रोनाउन सब जानते हैं क्या है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है दैट इज मेकिंग या कन्वर्टिंग सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? होगा दोस्त, होगा। फिर से हम कहेंगे कि पुराने वाले वीडियोस में जाइए और देखिए कैसे होता है। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं, यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें सब्जेक्ट फॉर्म पर ये चीजें दी हुई हैं, जैसे आई है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ही नहीं होगा, आई का मी में कन्वर्जन हो जाएगा, वी का अस में होगा, यू का यू में, ही का हिम में, शी का हर में, इट का इट में, दे का देम में और हु का हुम में। और जब यदि ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हैं और सब्जेक्ट बनाएंगे तो इन्हें वापस लेकर आएंगे। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जॉन गेव अ बार ऑफ चॉकलेट टू जिल। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? जॉन। यहाँ पर सब्जेक्ट है जॉन। जॉन गेव अ बार ऑफ चॉकलेट टू जिल। अब सब्जेक्ट जॉन है और दिया कैसे है उसने? जिल को। तो जिल ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाए तब ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, और हो जाएगा जिल was given a bar of chocolate by John. Jill was given a bar of chocolate to John. कैसे सर? गिव था, was given कैसे? पुराने वीडियो में है ये। चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं फिर से। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में भी कुछ चेंज आते हैं, और वो चेंज कुछ इस तरह से हैं कि यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस दिया हो, तो पैसिव वॉइस में इज, आम, एम, आर या और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में अपन ने देखा था कि जॉन गेव, गेव मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया हो तो उसे वॉज या वर्ब में चेंज करते हैं, तो सेंटेंस क्या हो गया? जॉन गेव अ बार ऑफ चॉकलेट टू जिल। ये एक्टिव है और जब पैसिव बनाए तो क्या हो गया? जिल, और वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये देखिए आप, ये यहाँ पर तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे वॉज या वर्ब में चेंज किया गया था, तो हो गया जिल वॉज। अब जिल के साथ तो वॉज लगेगा ना, तो जिल वॉज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। जिल वॉज गिवन अ बार ऑफ, जिल वॉज गिवन अ बार ऑफ चॉकलेट बाय जॉन। क्लियर? और हमारे लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक पढ़ा था। होप कि उस वीडियो को देखकर आपको और बहुत डिटेल में समझ में आएगा। उसे हमने इसलिए बोर्ड पर लिया था कि हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम आपको सिखा सकें। लिंक नीचे दी हुई है। अब हम आज पढ़ते हैं इसको आगे। अब आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो आई एम प्लेइंग विद मोहित। इन दोनों सेंटेंस को देखिए। आई स्टडी इंग्लिश और आई स्टडी विद सुदीप। इन दोनों सेंटेंस को देखिए। यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब के ही बन सकते हैं। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है इसे अपन समझते हैं। देखिए ये तो हमें सबको समझ में आ रहा है कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को फोकस ज्यादा दिया जाएगा या ऑब्जेक्ट को महत्वता ज्यादा दी जाएगी। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, जब पैसिव वॉइस बना इसका तो हो गया फुटबॉल
इज बीइंग प्लेड बाय मी। सीधा सीधा सेंटेंस था। तब अब आप पूछेंगे सर ये सेकंड सेंटेंस क्यों लिखा है? अब इसमें हमें बताइए कि ऑब्जेक्ट क्या है? तो आप कहेंगे सर विद मोहित, बिल्कुल है। लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है अब समझते हैं। हर वो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट कंपल्सरी हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। आई एम प्लेइंग, अब यहाँ पे प्लेइंग ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर प्लेइंग इंट्रांजिटिव है। समझो, फिर से हम आपसे कहते हैं, ध्यान से समझें। जहां पर हर वर्ब को ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है, इस पहले वाले सेंटेंस में आई एम प्लेइंग फुटबॉल में प्लेइंग के बाद जो फुटबॉल दिया है उस वो फुटबॉल बगैर किसी प्रीपोजिशन के आया है, और इसे कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब कोई वस्तु या कोई काम हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब कोई पर्सन हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि इसके पहले प्रीपोजिशन आ जाए तो उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव वर्ब बिना प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब बिना प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट लेती है। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल तो हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। लेकिन दूसरा सेंटेंस है आई एम प्लेइंग विद मोहित, यहां पर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। विद मोहित, ये प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट आया है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, और इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते। आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। इंग्लिश यहां इस वाले सेंटेंस में इंग्लिश ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट बन जाएगा, और सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश इज स्टडीड बाय मी। इंग्लिश इज स्टडीड बाय मी। लेकिन इसी के आगे दूसरा सेंटेंस है आई स्टडी विद सुदीप। यहां पर सुदीप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और इसके पहले जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसके पहले जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है, वो प्रीपोजिशन इस सेंटेंस को फिर से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होने से रोक देगा, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। अब हिंदी में बनाकर देखते हैं अपन। मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। मैं सुदीप के साथ पढ़ता हूं, तो कैसे बनाओगे कि सुदीप के साथ मेरे द्वारा पढ़ा जाता है? सेंटेंस अपने आप में हिंदी में भी सही नहीं है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं मोहित के साथ खेलता हूं। अब हमने कहा कि मोहित के साथ मेरे द्वारा खेला जाता है, सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ और हो जाएगा। और इसीलिए ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब के ही बनाए जाते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्त। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। आई स्टडी इंग्लिश और आई स्टडी विद सुदीप, दोनों का अंतर होप आपको समझ में आया है। और सीधा सा सिंपल से शब्दों में कहें तो रूल कितना सा है कि पैसिव वॉइस केवल इंट्रांजिटिव वर्ब के ही ट्रांजिटिव वर्ब के ही होंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। क्लियर? समझ में आया? आज हम बहुत सारा नहीं पढ़ रहे, हमारे लिए एक सजेशन और आया था कि सर छोटे छोटे वीडियो बनाइए ताकि हम लोग उन वीडियोस को प्रॉपरली समझ सकें, यूज कर सकें। तो दोस्त बिल्कुल आपकी बात सही है, एंड आई डू एग्री विद दैट। अगले रूल पर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अभी हमने बात की थी कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब के ही पैसिव वॉइस बन सकते हैं, इंट्रांजिटिव के नहीं। और ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिना प्रीपोजिशन के होता है। अब कभी कभी ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपने सेंटेंस में देखा होगा कि कुछ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है तो वो एक नया अर्थ देने लगती हैं।
जैसे हमने कहा लाफ, लाफ माने हंसना, और लाफ एट माने होता है हंसी उड़ाना, और इसे कह देते हैं फ्रेजल वर्ब्स, या कभी कुछ इडियम्स हैं। इडियम फ्रेज में कुछ फर्क होता है, लेकिन अपन उसे बाद में बात करेंगे। आप यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजेस ही आप बात कर सकते हैं कि इडियम्स या फ्रेजल वर्ब यूज की गई हो, तो वहां पर उनके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर फिर फ्रेजल वर्ब याद करना पड़ेंगे, तो दोस्त थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब याद कर लो जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज होती हैं। टू बी ऑनेस्ट ये आपको हेल्प करेंगी। जैसे गिव माने तो देना होता है, लेकिन गिव अप माने त्याग देना होता है, छोड़ देना होता है। लुक माने देखना होता है, लेकिन लुक फॉर माने खोजना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो सब्जेक्ट बन सकता है। दोनों में अंतर समझना। फ्रेजल वर्ब क्या है? जहां पे वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर एक नई वर्ब का निर्माण कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। लेकिन पहले वाले में क्या था कि यहाँ पर प्ले विद कोई नई वर्ब नहीं बना रहा था, ये कोई नई वर्ब नहीं बना रहा था, या स्टडी विद कोई नई वर्ब नहीं बना रहा था, और ये वास्तव में अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब थी, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट को फ्रेजल वर्ब के बाद दिया है तो फ्रेजल वर्ब ही होती है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जबकि एक नया अर्थ देता है। जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर एक नया अर्थ दे रहा था, तो वहां पर उसका मीनिंग अलग था, और उसके बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हो। होप यू ऑल आर वेल सेटल्ड विद दिस पर्टिकुलर रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परेशान भी करता है, अक्सर परेशान करता है। क्लियर? तो he laughed at Mandeep and Mandeep was laughed at by me। अब वैसे तो दो प्रीपोजिशन भी एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर एट और बाय क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दोस्त ये एट अपने आप में एक प्रीपोजिशन है ही नहीं, बल्कि वर्ब के साथ इस प्रीपोजिशन ने मिलकर एक पेयर बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया है, और ये दोनों मिलकर एक नई वर्ब बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन की तरह यूज नहीं हो रहा है। ठीक है? इसलिए हम इसके बाद आए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और फिर बाय लगाकर फिर पहले वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। जैसे ही हैव गिवन अप स्मोकिंग, सॉरी, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। अब पैसिव वॉइस बना तो क्या हो जाएगा? स्मोकिंग हैज बीन गिवन अप बाय मी। क्लियर? गॉट दिस? वैसे ही अगला प्रीपोजिशन है ब्रेक, और ब्रेक के बाद, सॉरी, अगला वर्ब है ब्रेक, और इसके बाद प्रीपोजिशन इनटू लगा, तो ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है कहीं पर जबरदस्ती घुसना, या कहीं पर चोरी करने के इरादे से घुसना, या बलपूर्वक एंट्री करना। तो समवन ब्रोक इनटू द पेट शॉप, कोई पेट शॉप में जबरदस्ती घुस गया। अब द पेट शॉप वाज ब्रोकन इनटू। अब आप कहोगे सर बाद में समवन तो लगा ही नहीं है, तो ये अगला रूल है। ये अगला रूल है कि यदि सब्जेक्ट के तौर पर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? जैसे हमने कहा ही, तो किसी पुरुष के लिए एक डिफाइंड प्रोनाउन आ गया ही। हमने कहा राम, और राम का प्रोनाउन हो गया ही। रोहिणी, उसका प्रोनाउन हो गया शी। तो समवन ब्रोक इनटू द पेट शॉप। अब यहाँ पर समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझे। द पेट शॉप वॉज ब्रोकन इनटू, पेट शॉप बलपूर्वक तोड़ दी गई, या उसमें कोई घुस गया था। जब समवन, समबडी, या क्या समवन, समबडी, पीपल,
ऑल, नन ऐसे शब्द सब्जेक्ट के तौर पर दिए हों, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखते नहीं हैं। बाकी सब कुछ चेंज वैसे ही होना है, बस लिखते नहीं है। जैसे हमने कहा समवन इज कॉलिंग यू, तो यू आर बीइंग कॉल्ड, आपको बुलाया जा रहा है, बाय समवन नहीं लिखेंगे। पीपल आर हेल्पिंग द सिक आर बीइंग हेल्प्ड, बाद में बाय द पीपल लिखा नहीं जाएगा। ऑल शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, द पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल लिखा नहीं जाएगा। सब कुछ वैसे ही चेंज हो रहा है, बस यहाँ पर ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन इन्हें लिखा नहीं जाता है। होप कि अब आप सभी इसके साथ कंफर्टेबल हैं और कुछ सेंटेंस अपने आप प्रैक्टिस करके देखें। हमने कुछ तो दिए हैं, कुछ आप प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है। अगले रूल पर, अगला रूल सिंपल सा एक छोटी सी बात समझ लें। कभी कभी एक ही सेंटेंस में कभी कभी एक ही सेंटेंस में कई सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। आप एक सेंटेंस लिखिए, हम आपको डिक्टेट करते हैं। एक ही सेंटेंस में कई सारे सेंटेंस आ जाते हैं और चलो इसको ओपन करके देख लेते हैं। जैसे हमने कहा आई टीच आई टीच यू इंग्लिश। अब यहां पर देखें आप, तो यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो उस चीज के लिए सिंपल सा रूल समझ लें कि ऐसी कंडीशन में आप यू या इंग्लिश में से किसी को भी उठाकर सब्जेक्ट बना सकते हैं। सेंटेंस ऐसा बन सकता है, यू आर taught English by me. You are taught English by me. अभी जो रूल अपन ने सीखा था वही है। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यू को सब्जेक्ट बनाया, तो अब यू के साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी आर हो जाएगी, और यू आर टॉट, इंग्लिश पहले से दिया हुआ था बाय मी। तो ये सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है, इंग्लिश इज taught to you by me. इंग्लिश इज taught to you by me। पैसिव वॉइस दोनों में से किसी भी तरीके से बन सकता है, दोनों सही हैं। जब एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा, वैसे सुनिए, जब एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि भैया बनाया तो जा सकता है, लेकिन वो कहीं भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कैसे? अब जैसे हम कहें यू आर, आई टीच यू, आई टीच यू इंग्लिश इन द क्लास। अब यहाँ पे यू भी ऑब्जेक्ट, यू भी सब्जेक्ट बन सकता है, इंग्लिश भी सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन
इन द क्लास सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इन द क्लास में प्रीपोजिशन दिया है इन। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उठाकर सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर? होप कि आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया। तो कोशिश कीजिए कि हम इन चीजों के साथ थोड़ा सा वर्कआउट कर सकें, और जब हम इनके साथ वर्कआउट करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस में उस चीज के साथ ईज डेवलप करती है। आज आपके सजेशन के अनुसार छोटा वीडियो बना रहे हैं हम। आज हमने सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा है। असर्टिव सेंटेंस को और भी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आप जाके बाकी की चीजें सीख सकते हैं, जो हमने आज सिर्फ रिवाइज कराने में थोड़ा सा फास्ट ले ली थी, क्योंकि वरना वीडियो फिर से वो बहुत लंबा हो जाता। तो होप कि आपको समझ में आया। यदि कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करें, एंड आई विल बी डूइंग माय बेस्ट टू एंटरटेन योर कमेंट्स। बाय द टाइम हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। दोस्तों, once again this is Vikas to help you in English। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पैसिव वॉइस को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, और आज हम फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, जिसकी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप उन्हें जाकर अपने जो भी पहले का पार्ट है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोज आर इन एक्टिव। तो दोस्तों, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सभी जानते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस ना जानता हो। जानते हैं क्या होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है ऐसे प्रश्न जिनमें कोई ना कोई प्रश्न किया जाता है। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई ना कोई प्रश्न किया जाता है, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो हम कैसे बनाएं? तो वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें वाक्य की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, और दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें वाक्य की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। ठीक है ना? जैसे हमने कहा, डू यू वॉच मूवीज, इसमें सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। लेकिन हमने कहा व्हाट अपील्स यू मोस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ना होकर क्वेश्चन वर्ड से हुई है। सेंटेंस बना जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करने की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से दी है, आप उस हेल्पिंग वर्ब को वहीं के वहीं लिख दीजिए, चेंज के साथ। जो चेंज करना है वो अपन फर्स्ट पार्ट में सीख चुके हैं। जैसे डू यू वॉच मूवीज, अब डू को कैसे चेंज करते हैं? यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डस दिया हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा डू डस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाकर एजेमा लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा डू यू वॉच मूवीज, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसा दिया होता सेंटेंस, ये डू नहीं दिया होता, ये डू नहीं दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता यू वॉच मूवीज, तो सेंटेंस आप बड़े आसानी से बना देते कि मूवीज आर वॉच्ड बाय यू। तो बस यहाँ पे क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी है उसको उठाकर जो इंटरोगेटिव बना रहे हैं आप चेंज करने के लिए, वो जो हेल्पिंग वर्ब थी उसी को शुरू में लेकर आ गए हम। तो हो गया मूवीज आर वॉच्ड बाय यू, तो यहाँ पर हो गया आर मूवीज वॉच्ड बाय यू। जैसे हम कहें हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क, अब होमवर्क के साथ जब हम लगाएंगे तो हैज लगेगा ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हो गया हैज द होमवर्क
बीन, अब बीन क्यों आया? तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा पहले जाकर देखना होगा कि देखो, यदि हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती थी, तो जब पैसिव वॉइस बनाते थे, तो हैव के बाद बीन लग जाता था। इफ यू आर वेल अवेयर, देन लुक एट द पॉइंट नंबर 6, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैव के बाद बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम? होप कि नहीं होगी, बट स्टिल ये आपको समझना होगा, ध्यान रखना होगा। तो हो गया, हैज़ द होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। कुछ अलग से नहीं करना। अब यदि इसी के पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा दें, तो हो गया, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि व्हेन हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क, व्हेन पहले लगा दिया हैव के हमने, तो हो जाएगा व्हेन हैज़ द होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। हाउ हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क, तो हाउ हैज़ द होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। व्हाई हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क, व्हाई हैज़ द होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। तो वो तो क्वेश्चन वर्ड शुरू के जैसा का तैसा लगा रहेगा। बस थोड़ा-सा जो चेंज आता है वो हू में आता है। हू को बाय whom में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो आता शुरू में ही है। हु लव्स यू मोस्ट, यहाँ पे लव्स दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, माने इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन चूंकि हु क्वेश्चन वर्ड है, तो वाक्य की शुरुआत बाय whom से हो जाएगी। तो हु लव्स यू मोस्ट तो हो जाएगा बाय whom आर यू लव्ड मोस्ट, बाय whom आर यू लव्ड मोस्ट। होप ये अच्छी तरह समझ में आया। आई एम डैम श्योर कि आप सभी बहुत बहुत समझदार हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बस सिर्फ आपको कुछ टचेस की जरूरत है, दैट आई एम गिविंग। हम आपको सिखा नहीं रहे, आपको सब आता है, बस जहाँ कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो माइन्यूट्स हैं, केवल अपन उनके साथ वर्क कर रहे हैं। तो हु लव्स यू मोस्ट चेंज करके क्या हो गया, बाय whom आर यू लव्ड मोस्ट। क्लियर? कहीं कोई डाउट तो नहीं? आगे आगे देखें। ओके, अब आते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। पहले तो समझो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, और नॉर्मली वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। अब आप कहेंगे कि नॉर्मली से फिर बाकी, देखो यहाँ पर क्या, सेंटेंस नंबर थर्ड आपको दिख जाएगा, यहाँ पे प्लीज लगा दिया है, तो ये वोकेटिव वर्ड कहलाते हैं। प्लीज प्लीज लगा दिया, काइंडली लगा दिया, तो इनसे वर्ड, इन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वाक्य की शुरुआत बेसिकली वर्ब से होती है। अब आप कहोगे सर फोर्थ सेंटेंस में जो डोंट लगा है, तो ये तो हेल्प हम इंटरोगेटिव में भी करते थे। दोनों में अंतर समझे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या किया था, डू जस्ट के बाद हेल्पिंग, सॉरी, डू जस्ट के बाद सब्जेक्ट भी लगाया था। जैसे हमने कहा डू यू प्ले फुटबॉल, चलो फिर से एक बार देखते हैं। डू यू वॉच मूवीज, तो यू लगा था सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमने डोंट के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते ही वो हैं जो सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस दिए होते हैं। इनमें वाक्य की शुरुआत नॉर्मली नॉर्मली वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है, या फिर कोई वोकेटिव वर्ड लगा होगा वर्ब के पहले, ताकि उसका वो भाव स्पष्ट कर सके। ठीक है। अब सामान्य तौर पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में तीन तरह के भाव होते हैं, एडवाइज, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। एडवाइज, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। अब जैसे एडवाइस, वाक्य का भाव एडवाइस का है, ठीक है ना। तो हम जैसे सेंटेंस देख लेते हैं। सेवन सेंटेंस देखिए, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहो, सलाह की बात कर रहे हैं। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वाक्य की शुरुआत कर दी जाती है, यू आर एडवाइज्ड टू से। यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, आपसे एडवाइस किया जाता है। क्या किया जाता है? टू बी ऑनेस्ट।
You always be honest. You're advised to be honest always. अब यहाँ पे always बाद में लगाना पड़ेगा क्योंकि to के बाद तो हमें कोई ना कोई वर्ब लेकर आना होगी, एडवर्ब नहीं आ सकता है, तो हो गया यू आर एडवाइज्ड टू बी ऑनेस्ट ऑलवेज. नेवर टेल अ लाई. यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई. यदि नॉट या जैसे फोर्थ सेंटेंस है, सिक्स सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस में कहीं नॉट आ जाए या नेवर आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नेवर या उस नॉट को टू के पहले लगा देते हैं. यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई. हम ऑलवेज को भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को हम पहले लगा सकते हैं. यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू बी ऑनेस्ट. यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू बी ऑनेस्ट, या फिर हम बाद में लेकर जाएं, लेकिन नेवर और नॉट को हमेशा टू के पहले लगाया जाएगा. क्लियर? अब जैसे लिखा है सिट डाउन, ऑर्डर है, तो हो गया यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन. यहाँ तो और आसान हो गया यार. वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं लेकर आना है. क्यों नहीं लेकर आना है? क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. यदि टू के बाद कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है. ठीक है. अब लिखा है प्लीज गो देयर. थर्ड सेंटेंस देखिए, तो रिक्वेस्ट है ना, वाक्य का भाव रिक्वेस्ट का है, तो हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू. अब जब रिक्वेस्ट लगा दी तो प्लीज की जरूरत ही नहीं है, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर. क्लियर? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम? अब ये कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. दोस्त, गेट वाले वाक्य, जो लेट वाले वाक्य होते हैं, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, लेकिन हम उन लेट वाले वाक्यों को आपको बिल्कुल अलग से पढ़ाना चाहते हैं, ताकि लेट को कैसे चेंज करना है ये आप आसानी से और बहुत अच्छी तरह समझ सकें. उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि लेट को कैसे चेंज करना है. इन वाक्यों को भी हम लेट से बना सकते हैं, लेकिन आज हम इसके साथ उसको आपको बेकार में उलझाने नहीं चाहते, या आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज्ड. हम चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि कंफ्यूज होने के लिए. तो इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और केवल लेट के सेंटेंस ही पढ़ेंगे. क्लियर? तो होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया. आज का वीडियो बड़ा हैंडी सा है कि आप चलते चलते या कहीं बैठे हैं 5 मिनट के लिए, तो भी आप इसको बैठकर इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसे वॉइस में बदलना है ये सीख पाओगे. तो होप यू विल बी हैविंग अ वेरी easy time with our video, that or you will be learning a lot. So by the time, have a very good day, enjoy yourself, and make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो आता है बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. और जो भी वीडियो आता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस चैनल पर आपको तुरंत पता लग सके. इस चैनल का पर्पस ही हमारे सभी लर्नर्स को इजी गोइंग लाइफ प्रोवाइड करना है, ताकि वो आसानी से सीख कर आगे बढ़ सके. तो लेट्स sign off, and we'll be meeting soon with some other thing.